कश्मीर की घाटियों में बसी एक शांत सी जगह है सोपोर। यह इलाका ना तो राजधानी है, न ही किसी राजनीतिक मानचित्र का केंद्र, लेकिन इस छोटी सी जगह से एक ऐसा नाम निकला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। मोहम्मद अफजल गुरु। साल 1969। जब अफजल का जन्म हुआ तब उसके परिवार के पास ना तो दौलत थी, न ही कोई राजनीतिक रसूख। एक आम मध्यम वर्गीय कश्मीरी मुस्लिम परिवार जो खेती किसानी से अपना गुजारा करता था। अफजल के पिता साधारण किसान थे और माँ एक घरेलू महिला। उनका सपना था कि उनका बेटा पढ़े लिखे कुछ बने और शायद डॉक्टर बने। अफजल बचपन से ही होशियार था। स्कूल में उसकी गिनती अच्छे छात्रों में होती थी। बारामूला जिले की एक सरकारी स्कूल से उसने शुरुआती शिक्षा ली, जहां अध्यापक भी उसकी बुद्धि और अनुशासन की तारीफ करते थे। उस समय के कश्मीर में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते थे वे कड़ी मेहनत करते थे। अफजल उन्हीं में से एक था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन माँ बाप ने कभी भी उसके सपनों को छोटा नहीं होने दिया। वे चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा आदमी बने, ऐसा इंसान जो समाज में बदलाव ला सके। वो दौर कश्मीर में अपेक्षाकृत शांत था। आतंकवाद या उग्रवाद की हवा अभी पूरी तरह से नहीं फैली थी। घाटियों में बर्फ गिरती थी, बच्चे स्कूल जाया करते थे और लोग अपने खेतों में काम करते थे, मगर फिर भी माहौल में एक तरह की बेचैनी थी, एक खामोश तनाव जो बाद में तूफान का रूप लेने वाला था। पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन के चलते अफजल को 1989 में श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। यह किसी भी कश्मीरी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए गर्व का क्षण होता। घर वाले खुशी से झूम उठे थे। अफजल अब डॉक्टर बनने की ओर कदम बढ़ा चुका था। लेकिन 1989 वही साल था जब कश्मीर का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा। सियासी अस्थिरता, आतंकवाद की शुरुआत, कश्मीरी पंडितों का पलायन, भारतीय सेना की तैनाती और सीमा पार से आए चरमपंथियों की घुसपैठ, इन सब ने कश्मीर को एक युद्ध भूमि में बदल दिया। अफजल की मेडिकल पढ़ाई शुरू हुई ही थी कि कॉलेज के बाहर गोलियां चलने लगीं, क्लासेस बंद हो जाती, हॉस्टल खाली हो जाते और हर छात्र के मन में डर बैठने लगा। जिन गलियों में कभी छात्र किताबों के साथ घूमते थे, अब वहां आर्मी की गाड़ियां और कर्फ्यू की घोषणाएं सुनाई देती थीं। अफजल के भीतर संघर्ष शुरू हो चुका था। एक तरफ उसके हाथ में किताबें थीं और दूसरी तरफ कश्मीर की सड़कों पर चल रही गोलियां। वो अब सोचने लगा था, क्या सिर्फ पढ़ने लिखने से कश्मीर की तकलीफें खत्म हो सकती हैं? क्या डॉक्टर बनना ही उसका कर्तव्य है या कुछ और? यह वो मोड़ था जहां अफजल की जिंदगी एक नए रास्ते पर मुड़ने लगी थी। अफजल गुरु, जो कभी एक होनहार मेडिकल छात्र था, अब अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ा था। 1989 में जब उसने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया तो वो सिर्फ डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन कश्मीर की बदलती फिजा, राजनीतिक उठापटक और बढ़ती हिंसा ने उसे उस रास्ते से भटका दिया। वो दौर था जब हजारों कश्मीरी युवा कॉलेज छोड़कर सरहद पार जाने लगे थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आजादी की लड़ाई के नाम पर ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे। इन कैंपों में जाने वालों को मजलूमों का मसीहा बनने का सपना दिखाया जाता था। अफजल भी इसी सपने के पीछे चल पड़ा। जब अफजल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पोक पहुंचा तो उसे जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की ओर से ट्रेनिंग दी गई। यहां हथियार चलाना, आईईडी बनाना, फायरिंग पैटर्न और नक्शों के जरिए घुसपैठ की तकनीकें सिखाई जाती थीं। इस पूरी ट्रेनिंग को जिहादी मकसद का नाम दिया गया। शुरुआत में शायद अफजल को यह लग रहा था कि वह अपने वतन के लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है, लेकिन कुछ ही समय में उसके सामने इस ट्रेनिंग कैंप का असली चेहरा सामने आने लगा। यहाँ विचारधारा की जगह राजनीतिक चालें थीं, आजादी की जगह सिर्फ खून खराबा और नेतृत्व की जगह अंधी आज्ञाकारिता। कुछ लड़के जिनका इस्तेमाल फिदायीन हमलों में किया जाता था, बाद में बस नंबर बनकर रह जाते थे। न कोई नाम, न कोई पहचान। अफजल को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा था कि यह जिहाद नहीं, एक राजनीतिक व्यापार है। ट्रेनिंग के कुछ महीनों बाद ही अफजल पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुका था। उसने तय किया कि वह इस रास्ते पर और नहीं चल सकता। वह कश्मीर लौट आया, न तो किसी मिशन पर, न ही किसी गुप्त ऑपरेशन के लिए। वो बस एक नई शुरुआत करना चाहता था, लेकिन लौटते ही उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। अब वो भारत की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की नज़र में एक पूर्व आतंकी था। चाहे उसने हथियार छोड़ दिए हों, लेकिन समाज और व्यवस्था ने उसके माथे पर संदिग्ध का टैग चिपका दिया था। अफजल ने कोशिश की एक सामान्य इंसान की तरह जीने की। श्रीनगर में कोचिंग सेंटर चलाया,
मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ाने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात तब्बस्सुम नाम की लड़की से हुई जो एक नर्स थी। दोनों ने शादी कर ली और फिर कुछ साल बाद उनका एक बेटा हुआ। गालिब घर की हालत सामान्य लगने लगी। वह पढ़ाता, घर संभालता और अपने अतीत से जितना दूर जा सके जाने की कोशिश करता, लेकिन अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे बार बार उठाया, पूछताछ की, डराया धमकाया। कई रिपोर्ट्स में जिक्र आता है कि अफजल से जबरदस्ती पुलिस मुखबिर बनने का दबाव डाला गया। जब उसने इनकार किया तो उसे कई बार हिरासत में लिया गया, पीटा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। हर बार उसे याद दिलाया जाता, तू पाकिस्तान गया था, तू आतंकी है, तू भरोसे लायक नहीं। एक तरफ उसका परिवार था, एक शांत जीवन की चाहत थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जो उसे बार बार उसके अतीत में खींच ले जा रहा था। इस सब के बीच अफजल का मनोबल टूटने लगा। समाज में वह कभी शिक्षक के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सिर्फ शक की परछाई थी। कोई उस पर भरोसा नहीं करता था और न ही कोई उसके हालात समझना चाहता था। अफजल को लगने लगा कि वह न इस दुनिया का है, न उस दुनिया का। न सरकार उस पर विश्वास करती है, न ही अलगाववी अब उसे अपनाते हैं। वो एक अकेला नाम बन चुका था जो दोनों पक्षों के लिए उपयोगी तो था, पर अपनाया हुआ नहीं। बीते वर्षों की उथल पुथल के बाद अफजल गुरु फिर से एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, एक शिक्षक, एक पति, एक पिता के रूप में। मगर यह शांति बहुत देर टिक नहीं सकी। उसके अतीत का साया अब भी उसके सिर पर मंडरा रहा था। न सुरक्षा एजेंसियां उसे भूल सकीं, न ही उसके पुराने संपर्क। पुलिस, सेना और खुफिया एजेंसियों की नजर अब भी उस पर थी। अफजल अब दो पाटों के बीच पिस रहा था। एक ओर था राज्य का दबाव, दूसरी ओर थे पुराने संपर्क जो उसे फिर से काम में लाना चाहते थे। साल 2000 के बाद का दौर, दिल्ली, कश्मीर और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। आतंकवादी संगठन लगातार नए चेहरे खोज रहे थे जो लो प्रोफाइल हों, यानी जिन पर शक न हो। इन्हीं दिनों अफजल की मुलाकात होती है कुछ पुराने जानकारों से, जिनमें नाम आता है सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, एक कॉलेज लेक्चरर का, और एक रहस्यमयी नाम तारिक या मोहम्मद, जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अफजल से कहा गया कि उसे बस लॉजिस्टिक सपोर्ट देना है, यानी आतंकियों के लिए मोबाइल सिम लेना, किराए का कमरा दिलाना और वाहन खरीदना। ये सब बिना किसी सीधे हमले में शामिल हुए। अफजल ने अपनी पत्नी के अनुसार यह सब एक दबाव में किया, शायद पुलिस से बचने के लिए या शायद पुराने नेटवर्क से पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जो कर रहा है वह भारत के लोकतंत्र के दिल पर वार की तैयारी का हिस्सा है। दिसंबर 2001 दिल्ली में संसद सत्र चल रहा था। देश भर से सांसद राजधानी में मौजूद थे। सुरक्षा अलर्ट था, लेकिन हमला किसी ने भी संसद भवन तक होने की कल्पना नहीं की थी। 11 दिसंबर से पहले अफजल ने कथित रूप से दिल्ली में एक कार खरीदी। मारुति। उस कार को एक फर्जी पहचान पत्र पर पंजीकृत किया गया। साथ ही दिल्ली में आतंकियों को कमरा दिलाने, मोबाइल सिम एक्टिवेट कराने जैसे कार्य उसी के जरिए कराए गए। इन आतंकियों के नाम बाद में सामने आए। हमीद, रफीक, मोहम्मद, ये सभी जैश ए मोहम्मद से जुड़े पाकिस्तानी आतंकवादी थे जो भारत में हमले के लिए घुसपैठ कर चुके थे। अफजल, गिलानी और शौकत जैसे लोग इस नेटवर्क के लोअर लेवल लिंक थे जो आतंकियों को सपोर्ट दे रहे थे। मगर असली मास्टरमाइंड आज भी एक रहस्य है। वो कौन था जिसने ये हमला प्लान किया, कब और क्यों? सुबह के करीब 11 बज रहे थे। संसद भवन में दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो चुकी थी, लेकिन सांसद, मंत्री और स्टाफ अब भी इमारत में मौजूद थे। इसी दौरान एक कार अचानक संसद भवन के गेट के पास रुकती है। उसमें से नकली स्टिकर लगे आईडी कार्ड पहने 5 आतंकी बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते संसद भवन के सुरक्षा गार्ड्स पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। भारत के लोकतंत्र का सबसे सुरक्षित किला गोलियों से गूंज उठता है। 15-20 मिनट में ही सभी 5 आतंकी मार गिराए जाते हैं। लेकिन इस दौरान 9 लोग शहीद होते हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और संसद के सुरक्षा कर्मचारी शामिल थे। यह हमला भारत की आत्मा पर हमला था। देश स्तब्ध था। पूरा राष्ट्र एक स्वर में चिल्लाया, यह युद्ध है। हमले के तुरंत बाद जांच एजेंसियों ने काम शुरू किया। कॉल रिकॉर्ड, कार का रजिस्ट्रेशन, कमरों की बुकिंग, मोबाइल सिम, एक एक कड़ी जोड़कर एक नाम बार बार सामने आने लगा, अफजल गुरु। 14 दिसंबर को अफजल को कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। साथ ही शौकत और गिलानी भी पकड़े गए।
पुलिस के अनुसार अफजल ने पूछताछ में पूरी कहानी कबूल की। कैसे उसने हमलावरों के लिए व्यवस्था की, फोन खरीदे, कार दिलवाई और रहन सहन का इंतजाम किया। लेकिन बाद में कोर्ट में अफजल ने बयान दिया, मेरे बयान पुलिस ने जबरन लिए, मैं बेकसूर हूं। अफजल पर मुकदमा चला। पोटा जैसी कठोर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ। गवाहों के बयान, सबूतों की कड़ियां और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर अफजल को 2002 में मौत की सजा सुनाई गई। गिलानी और एक अन्य आरोपी को बाद में बरी कर दिया गया, लेकिन अफजल के खिलाफ फैसला कायम रहा। कई मानवाधिकार संगठनों ने यह दावा किया कि उसे निष्पक्ष कानूनी सहायता नहीं दी गई। वकील बदलते रहे और सरकारी वकील ने सही से उसका पक्ष नहीं रखा। दूसरी ओर सरकार और बहुत से नागरिकों का कहना था, हमले में मारे गए 9 सुरक्षा कर्मियों की शहादत का बदला अफजल की फांसी से ही मिलेगा। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले के बाद अफजल गुरु को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार वो हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। अदालत ने सबूतों के आधार पर 2002 में उसे मौत की सजा सुना दी। मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में अफजल की फांसी से पहले के 11 साल भारत के लोकतांत्रिक, राजनीतिक और न्यायिक इतिहास में गहरे सवाल छोड़ गए। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा, हालांकि इस केस में पूर्ण साक्ष्य श्रृंखला नहीं है, परंतु परिस्थितिजन्य साक्ष्य काफी है। अफजल गुरु को दी गई फांसी से भारत के नागरिकों की अंतरात्मा को संतोष मिलेगा। यही लाइन बाद में वर्षों तक चर्चा का केंद्र बनी रही। कुछ लोगों ने कहा, अगर सबूत पूर्ण नहीं है तो मौत की सजा क्यों? वहीं दूसरी ओर बहुत लोग बोले, अगर अफजल को नहीं फांसी दी गई तो न्याय का क्या होगा? 2006 में अफजल ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका भेजी। भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह फांसी की सजा को माफ कर सकता है, लेकिन यह याचिका 7 साल तक लटकी रही। हर साल उसके परिवार को यह आशा रहती कि या तो माफी मिलेगी या कम से कम निर्णय तो आएगा। इस देरी के पीछे कई कारण थे, राजनीतिक दबाव, चुनाव, कानून मंत्रालय की प्रक्रियाएं और साथ ही देश भर में विभाजित जनमत। कुछ जगहों पर अफजल की फांसी के खिलाफ प्रदर्शन हुए। दिल्ली के जेएनयू जैसे संस्थानों में कुछ मानवाधिकार संगठनों द्वारा और कुछ कश्मीरी संगठनों द्वारा। दूसरी ओर शहीदों के परिवार और कई नागरिक संगठनों ने सख्ती से मांग की, फांसी दो, देर मत करो। 9 फरवरी 2013 की सुबह तिहाड़ जेल, दिल्ली, सुबह 5 बजे अफजल गुरु को जेल नंबर 3 के फांसी घर में ले जाया गया। कोई मीडिया को खबर नहीं, ना ही उसके परिवार को समय पर सूचना दी गई। कहा जाता है कि फांसी की सूचना पोस्ट से भेजी गई चिट्ठी में थी, जो अफजल की फांसी के 3 दिन बाद उसके परिवार तक पहुंची। यह बात एक और विवाद बन रही, क्या फांसी इतनी गोपनीय होनी चाहिए थी? क्या उसके परिजनों को आखिरी मुलाकात का मौका नहीं मिलना चाहिए था? फांसी से कुछ घंटे पहले अफजल ने अपनी पत्नी तबसुम के नाम एक चिट्ठी लिखी, मैं अल्लाह से मिल रहा हूं, मेरा अंत नजदीक है, तुम गालिब को संभालना। उसे सच बताना कि उसका पिता कौन था, मैं अल्लाह की राह पर हूं। उस चिट्ठी में डर नहीं था, सिर्फ स्वीकार्यता थी, जैसे वो जानता था कि अंत अब अपरिहार्य है। उसका शव जेल के अंदर ही दफनाया गया। परिवार को शव सौंपने की इजाजत नहीं दी गई। उस वक्त अफजल का बेटा दालिब करीब 12 साल का था, एक मासूम बच्चा जो कभी अपने पिता से खुलकर मिला भी नहीं। मीडिया में आई तस्वीरों में वह एक शर्मीला लड़का था जो अपने गांव में स्कूल जाता, क्रिकेट खेलता और कैमरों से दूर भागता था। कई सालों बाद जब उससे पूछा गया, क्या तुम अपने पिता को आतंकवादी मानते हो, उसने कहा, मैं बस ये जानता हूं कि वो मेरे पिता थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। अफजल गुरु की फांसी ने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया था, भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से और राजनीतिक रूप से। एक पक्ष ने कहा, न्याय हुआ, यह देशद्रोह के खिलाफ एक मजबूत संदेश था। दूसरे पक्ष ने कहा, यह न्याय नहीं था, यह बदला था। कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा कि अफजल को न्यायिक प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। कुछ ने कहा, उसने संसद पर हमला किया, उसे कोई रहम नहीं मिलना चाहिए। अफजल गुरु अब एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका था, ऐसा प्रतीक जो आज भी कश्मीर, दिल्ली और देश की राजनीति में सवाल बनकर मौजूद है। अफजल गुरु की कहानी कोई एक रेखीय कथा नहीं है, यह एक ऐसे युवा की कहानी है जो एक समय डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन हालात, विचारधाराएं, राजनीति और जिंदगी के भंवर में ऐसा उलझा कि उसका अंत देश के सबसे कड़े कानून के तहत फांसी पर हुआ। वो दोषी था या नहीं, ये इतिहास तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि उसकी जिंदगी और मौत ने भारत को झकझोर कर रख दिया।
अगर आप चाहें तो मैं इसका वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट या इंट्रो, आउट्रो, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन आदि भी बना सकता हूं। बताइए अगला कदम क्या होगा।